हेलो। तो आरबीएससी की सीरीज में आज चैप्टर 4 को हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, अगर जो भी कोई नए हमारे एस्पिरेंट्स आए हैं, फ्रेंड्स आए हैं, तो वो अपना इससे पहले भी चैप्टर 1, 2, 3 हम करा चुके हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा इसमें आरबीएससी के सीरीज में अध्याय 4 है, जिसका नाम है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। देखिए, इसको शुरुआत करते हैं। राजस्थान में जनजातियों के रूप में मेन जो मुख्य 3 आंदोलन है, मेर जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया, भील जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया और मीना जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया। क्या हुआ था? राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध होता है और सर्वप्रथम इसमें मेर, भील और मीना जनजातियों के द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो मेर बुद्रे देखो, मेरे द्वारा जो अंग्रेजों का आगमन से पहले के क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक सत्ता का नियंत्रण में नहीं था। यानी मेर जो थे, अंग्रेजों के आने से पहले किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं थे, किसी भी उसमें नहीं थे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। मेर विद्रोह का जो आबाद क्षेत्र था वो मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर था। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, इन पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इन मेरों पर क्या किया, नियंत्रण किया जाए। ठीक है, अब मेरों पर नियंत्रण लगाना चाहते थे अंग्रेज लोग, इसीलिए मेरों को घेरने की नीति एफ विल्डर भाई साहब ने अपनाई। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये आ सकता है, कौन सा एरिया है, कब से कब तक चला था? 1818 से लेकर 1824 तक मेर विद्रोह हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा इन मेरों को घेरने की जो हमारी वो थी नीति थी, वो एफ विल्डर भाई साहब ने चलाई। तो इसको लेके जो मेर लोग हैं वो भड़क गए। ठीक है, इसके भड़कने के कारण फिर क्या किया नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरों के खिलाफ अंग्रेजों ने दंडात्मक अभियान आरंभ कर दिया और मेरों को दंडित किया गया। उन पर निगरानी रखी गई, पुलिस चौकियां स्थापित कर दी गई, जगह जगह मेरों को घेरने की नीति अपनाई गई। अब इस प्रतिक्रिया के स्वरूप, इसके विरोध में फिर मेरों ने क्या किया, जगह जगह विद्रोह कर दिया। जो भी पुलिस चौकियां उन्होंने स्थापित की थी, उन पुलिस चौकियों और थानों को हटाने का प्रयास किया और एक झाग नामक स्थान है, उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों और मेवाड़ और मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया। पुलिस ने क्या किया, इस झाग नामक स्थान पर अंग्रेजों के द्वारा मेरों को बहुत ही ज़्यादा तबाह कर दिया गया। मेरों ने अनेक स्थानों पर क्या किया, फिर धीरे धीरे चौकियों को जला दिया गया, सिपाहियों को मार दिया गया। अब बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेजी सरकार की 3 बटालियन थी, जिसमें मेवाड़, मारवाड़, इन सब की संयुक्त सेनानियों ने कार्रवाई की, जिसमें बहुत ही धन माल की हानि हुई। ठीक है, इस तरीके से फिर बाद में मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय खोला जाता है, जो ब्यावर अजमेर में था 1822 में। इस मुख्यालय के बाद इन्होंने धीरे धीरे मेरों पर मतलब नियंत्रण स्थापित करना स्टार्ट कर दिया और अंत में आके फिर ये मेर विद्रोह दबा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा। तो ये मेर विद्रोह है। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि किस क्षेत्र में मेर विद्रोह था, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर। ठीक है, किसने मेरों को घेरने की नीति अपनाई, एफ विल्डर ने। कब से कब तक था, 1818 से लेकर 1824 तक। फिर मेरवाड़ा का मुख्यालय बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, तो वो मुख्यालय ब्यावर के अजमेर में था। ठीक है, आगे चलते हैं हम भील विद्रोह। देखिए, भील विद्रोह भील आपको जानते होंगे, एक शांति प्रिय जो है वो जनजाति रही है। ठीक है, वे अंग्रेजों से आगने से पहले अपने आराम से शांति से अपना सारा कुछ जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है, दूसरा फिर वो धीरे धीरे कर व्यवस्था को अंग्रेजों के द्वारा इनके ऊपर भी थोप दी जाती है। थोपने के बाद भील लोग बहुत परेशान होते हैं। एक्चुअल में क्या है, जो भीलों का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में भील लोग जो है खवाली कर और बोलाई कर अपना संग्रहण करते थे, जिससे उनके जीवन यापन चलता था। रखवाली कर जो कि चौकीदारी कर हुआ करता था और बोलाई कर जो कि एक सुरक्षा कर हुआ करता था। ठीक है,
तो इनको वो करों को वसूल किया करते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने देखा यार ये तो कर वसूल रहे हैं और इनकी आय हो रही है, तो उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, इन करों पर बंदिश लगा दी, यानी इन करों को प्रतिबंध कर दिया कि ये भीलों के द्वारा नहीं मतलब वो लिए जाएंगे। इससे क्या हुआ, भीलों में क्या हुआ, भीलों के अंतर्गत आंतरिक जो है अशांति बन जाती है। धीरे धीरे फिर 1800 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के जो भील हैं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि स्वतंत्रता घोषित कर दी, यदि सरकार उनके मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वो विद्रोह के लिए बाध्य हो जाएंगे। भीलों ने अपने क्षेत्रों में नाकाबंदी करते हुए राज्य के खिलाफ बगावत कर दी जाती है। लंबे समय तक जो राज्य के अधिकारी हैं वो भील क्षेत्रों में नहीं घुस सके, जो ब्रिटिश शासन के अधिकारी या रियासतों के शासक वो नहीं भील क्षेत्र में नहीं सके। फिर धीरे धीरे 1820 के आसपास अंग्रेजों के द्वारा एक सेना का अभियान भेजा जाता है भीलों को रोकने के लिए, किंतु फिर भी सफलता उन्हें नहीं मिलती है और अंग्रेजी सेना की इस असफलता के कारण भील विद्रोह को और अधिक तीव्र कर दिया जाता है। ठीक है, फिर 1823 के आसपास भीलों को दबाने के लिए सेना आती है। ठीक है, इधर उदयपुर राज्य से सटे हुए जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में भी छोटी मोटी भील की अशांति चल रही थी, वहाँ भी भीलों को परेशान किया जा रहा था। तो ये सबसे ज़्यादा समस्या थी। डूंगरपुर राज्य में थोड़ी ठीक ठाक समस्या थी। ठीक है, फिर अगर बात करें तो गरासिया जनजाति भी एक भीलों में ही है। तो गरासिया जनजाति के मुखिया थे दौलत सिंह और गोविंद राम जी। उन्होंने भी फिर अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, बगावत शुरू कर दी। ठीक है, बाद में उदयपुर के राज्य के भीलों ने कभी कभार इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं की। शर्तें वो रख रहे थे लेकिन नहीं, शर्तें नहीं रखी गई। फिर अंग्रेजों ने बल प्रयोग करना नहीं छोड़ा। ठीक है, तो इसीलिए फिर मेरवाड़ा बटालियन की पद्धति के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने इनको नियंत्रित करने के उद्देश्य से फिर एक भीलों के नियंत्रण के लिए 1841 में मेवाड़ भील कोर नाम बटालियन का गठन किया, जिसका मुख्यालय रखा गया खैरवाड़ा के अंदर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। मुख्यालय खैरवाड़ा में रखी गई। इसकी 2 छावनियाँ रखी गई, एक छावनी खैरवाड़ा के अंदर और एक कोटड़ा के अंदर। ये भी याद रखना है ना। तो एक भील क्षेत्र में कौन कौन सी, एक खैरवाड़ा और एक कोटड़ा। ठीक है, अंग्रेजों के सैनिक उपाय कुछ समय तक ही भीलों को शांत रखे थे। ठीक है, ज़्यादा शांत नहीं रख सके। 1844 में बांसवाड़ा राज्य में छिटपुट फिर विद्रोह हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये 20वीं शताब्दी के आसपास गोविंद गिरी जी हैं, उनके नेतृत्व में ये दोबारा से शुरू हो जाता है, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज और धर्म सुधार आरंभ किया। आगे चलकर ये राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो जाता है। गोविंद गुरु जो डूंगरपुर में बेड़सा नामक गाँव है, उसके जाति जो बंजारा जाति से थे, एक छोटे से किसान थे। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे धूनी स्थापित की, जगह पर धूनी स्थापित की, निशान यानी ध्वज लगाकर आसपास के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, गोविंद जी के जो विचार थे, है ना, देखो गोविंद जी के विचारों ने भीलों को जागृत किया, अपनी दशाओं और अधिकारों के प्रति उनको लोगों को बताया। इन विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि उनके वर्तमान शासकों ने उन्हें मतलब गुलाम बना रखा है और वे स्वयं इस भूमि के मालिक है, लेकिन वर्तमान में कौन है, ब्रिटिश लोग इसके भूमि के मालिक है। इसलिए हमें इन पे क्या करना चाहिए, मतलब अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहिए। तो धीरे धीरे गोविंद गिरी जी का जो समाज सुधार आंदोलन, आध्यात्मिक आंदोलन था, वो धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन के रूप में या जागरूकता आंदोलन के रूप में बदलता जा रहा था। ठीक है, गोविंद गुरु जी की उपयुक्त शिक्षा और कल्याणकारी गतिविधियों के कारण जो भगत पंथ, फिर भगत पंथ भीतों में वो हो जाता है, मतलब एक सेकेंड, भगत पंथ एक कहें तो हम, उन्होंने एक संस्था बनाई भगत पंथ के माध्यम से। उन्होंने एक 1883 में संत सभा की स्थापना की। ठीक है,
तो इन्होंने फिर धीरे धीरे भगत आंदोलन जो है चलाना शुरुआत कर दिया, जिसके अंतर्गत भगत पंथ की स्थापना हो जाती है 1911 बेड़सा के अंदर, जो राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा था। जगह जगह गोविंद गिरी जी ने धोनी स्थापित की, जगह जगह कोतवाल नियुक्त किए और लोगों को जागृत करने का काम इनका प्रमुख रहा था। ठीक है, फिर क्या होता है, 17 नवंबर 1913 के अंदर सम सभा का जो पहला अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित किया जा रहा था। एक मानगढ़ पहाड़ी है, मानगढ़, 17 नवंबर 1913 को सम सभा का प्रथम आयोजन किया जाता है। तभी कर्नल सटन के आदेश पर वहाँ पर जो 700-800 भील इकट्ठे हुए होते हैं, उन गोलीबारी में कई भील शहीद हो जाते हैं, जिसे हम जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो फिर ये जलियांवाला हत्याकांड में परिवर्तित हो जाता है। एक सेकेंड, फिर इसी में देखो, इसमें थोड़ा ये कट गया है। एक ही आंदोलन है, एक ही आंदोलन के माध्यम से, एक ही आंदोलन को जो उनका नेतृत्व करते हैं वो आते हैं मोतीलाल तेजावत जी 1921 में, जिसे हम भील बहुमत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। फिर ये गोविंद गिरी के हाथों से चली जाती है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। ठीक है, इस एक ही आंदोलन को शुरू करने का स्थान रहा था वो मात्र कुंडिया स्थान है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, तो ये सिरोही आदिवासी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा था, और इसमें एक दूसरा केंद्र भी रहा जिसे हम झाड़ोल ठिकाना भी कहते हैं। झाड़ोल ठिकाना इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे भी ये रहा था। मोतीलाल तेजावत जो इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश शासन पे, लेकिन धीरे धीरे मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद भीलों में उत्तेजना फैल गई और अपने नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील एकत्रित हो जाते हैं। और जब भारी मात्रा में तेजावत को मुक्त कराने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, तो ये ठाकुर को यहाँ बाध्य कर दिया जाता है कि उसे छोड़ दिया जाए। बाद में फिर मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार 21 के नाम से 21 मांगे अपनी रखी थी। उन 21 मांगों में जो मेन मांगे थी, 18 मांगे उन्होंने मान ली गई थी। 18 में से 3 मांगे ऐसी थी जो उन्होंने नहीं मांगी थी। वो 3 मांगे थी, देखो ये PDF में शेयर कर दूंगा इसका। इसमें थी वन संपदा, बैठ बेगार और सुअरों के लेके समस्या थी। तो इन 3 समस्याओं को लेके इन्होंने छोड़ के बाकी इनकी जो मेवाड़ पुकार 21 की में से 21 मांगे थे, उसमें से 18 मांगों को मान लिया गया, लेकिन इन 3 मांगों को नहीं माना गया। बाकी बाद में फिर इनको इस डूंगरपुर राज्य में और बांसवाड़ा राज्य में आने से इनको मना कर दिया जाता है कि आपको इस शर्त पे छोड़ दिया जाए कि आप यहाँ पर इसको नहीं दिखोगे। तो ये बाद में फिर अपना उस क्षेत्र को छोड़ के निकल जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा तीसरा आता है मीना विद्रोह। देखिए मीना विद्रोह, एक सेकेंड, मीना विद्रोह जो हमारा उदयपुर क्षेत्र का जो जहाजपुर परगना है, उस परगना के आसपास जिसमें छोटी लुहारी बड़ी लुहारी गांव हुआ करते थे, उन गांवों में ये मीना विद्रोह की जो आग है वो फैल जाती है, क्योंकि यहाँ भी ब्रिटिश शासन के द्वारा कई कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उसमें सबसे मेन प्रतिबंध ये है कि एक जयराम पेशा कानून था, इसे 1930 में लाया गया। उस कानून के तहत जो मीना लोग हैं उनको क्या होता था कि रोज़ थानों में आकर अपनी हाजिरी देनी पड़ती थी, है ना। तो इसको लेके मीना में विद्रोह, मतलब वो उनके ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हो गया और लोग इससे परेशान हो गए कि भाई डेली हमें क्या करना, थाने में जाना है। इसको लेके फिर लोगों में विद्रोह कर दिया और बाद में 1855 में फिर देवली रेजिमेंट के नाम से ब्रिटिश शासन ने मीना बटालियन की स्थापना कर दी। ठीक है, उसके बाद फिर इसको मीनाओं पर निगरानी रखने के लिए संस्थाओं के माध्यम से नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से ये मीना विद्रोह भी समाप्त हो जाता है। लेकिन पुनः फिर 1860 के आसपास मीनाओं ने, जहाजपुर के मीनाओं ने फिर विद्रोह कर दिया। फिर एक महाराणा ने एक सेना भेजी जहाजपुर, और वहाँ पर फिर गाड़ौली और लोहारी गांव में उन पर आक्रमण कर दिया। भारी संख्या में वहाँ पर जो मीनाओं को बंदी बनाया गया, 6 लोगों को वहाँ से तोप से उड़ा दिया गया।
ठीक है। और मीनाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति थोप दी गई थी। इस तरीके से फिर जहाजपुर का जो मीना विद्रोह है वो अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये कब कब विद्रोह हुए। तो एक क्वेश्चन जैसे मेर विद्रोह कब हुआ, 1818 से लेकर 1824 तक चला था। भील विद्रोह कब से कब तक, 1818 से लेकर 1860 तक चला था। और बात करें तो मीना विद्रोह जो हमारा चला था 1851 से लेके और 1860 तक चला था। ठीक है। उसके बाद देखो इसमें मेन चीज़ क्या थी, जो बटालियन है वो स्थापित की गई थी जिनके मुख्यालय भी थे। जैसे मेरवाड़ा बटालियन है जिसकी स्थापना 1821 में हुई, जिसका मुख्यालय ब्यावर अजमेर था। मेवाड़ भील कोर है जिसकी स्थापना 1841 में होती है, जिसका मुख्यालय उदयपुर के खेरवाड़ा में था। उसके बाद फिर मीना बटालियन है। तो मीना बटालियन तो यहीं अपने जहाजपुर परगना के आसपास इसको फिर रखा था। ठीक है। जिसे हम 42वीं देवली रेजिमेंट भी कहते हैं। जो मीना बटालियन है इसको हम 42वीं देवी रेजिमेंट भी कहते हैं, या मीना कोर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक दो जैसे जोधपुर लीजियन थी जिसकी स्थापना 1835 में की जाती है। शेखावाटी ब्रिगेड थी जिसकी स्थापना 1834 में की जाती है। तो इस तरीके से ब्रिटिश शासन ने अपनी बटालियनों का निर्माण किया और जनजातियों को प्रतिबंधित करने का, उनके ऊपर नियंत्रण करने का अपना सफल जो प्रयोग किया। तो ये था हमारा चैप्टर 4। आज के लिए बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेट मिले, और बाकी आगे लेते हैं इसका चैप्टर। ठीक है। ओके। लेकिन देखो इस बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जीके की बड़ी बड़ी किताबों में उलझ के रह जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है। आरपीएससी क्या है, आरपीएससी का मेन उद्देश्य ये है जो भी उसकी ऑथेंटिक किताबें हैं, यानी राजस्थान बोर्ड की मेन किताबें, उसके अलावा जो भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं उनकी। ठीक है। ये चीज़ें ऐसा नहीं है हर किताब में, लेकिन हमें मेन फोकस है आरबीएससी को फोकस करना, उसको पढ़ना, उसकी नोट्स प्रिपेयर करना। ठीक है। तो इन चीज़ों को ना 6-7 पन्नों 8-10 पन्नों में आ जाते हैं, तो इनको हम पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आए एटलीस्ट तो मतलब गलत ना हो एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन बाकी ये मैंने देखा है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे राजस्थान का, तो आरबीएससी की कक्षा 9th कक्षा 10th की जो नई किताबें हैं यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। किसी नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है और मेन चीज़ें मैंने इसमें लिख दी हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा उसको लाइन बाय लाइन साथ साथ पढ़ते रहे। ठीक है। 2-4 बार इसको रिवीजन करें तो सब याद रह जाता है, याद हो या ना हो, लेकिन कम से कम आपके दिमाग में रहते हैं। जब आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम में क्लिक कर जाते हैं कि हाँ ये चीज़ हमने वहाँ पढ़ी थी। ठीक है। टाइम निकले तो धीरे धीरे इसका रिविजन शुरू कर दीजिए। बाकी इसका PDF वगैरह मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। बाय।